नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 से पहले उसके कुछ उदाहरण जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला उदाहरण है हमारे पास में, प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसे हल करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम मान लेंगे सबसे पहले, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय ज्ञात करना है इसलिए हम इसे परिमेय मान लेंगे। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम √2 को ऐसा लिख सकते हैं A/B, और जहां पर B है जो शून्य नहीं हो, तो हम √2 को A/B के रूप में लिख सकते हैं जहां B शून्य नहीं है। और A और B जो है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सहअभाज्य संख्या जिसके कि दोनों का कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं हो जो कि कॉमन हो, जिससे दोनों विभाजित हो। जैसे 2 और 3 संख्या है, इनका कोई कॉमन नहीं है। 4 और 5 है, 8 और 9 है। अब 8 और 9 अभाज्य नहीं है, दोनों भाज्य 8 2 से विभाजित होता है, 9 3 से विभाजित होता है, लेकिन किसी एक गुणनखंड से दोनों विभाजित नहीं होते। इनको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो हमेशा ही परिमेय संख्या में जो दोनों पूर्णांक होते हैं, जो A और B है, ये सहअभाज्य संख्याएं होती है। तो हमने ये बात कर ली यहां पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तिरछी गुणा करते हैं। तो B की गुणा √2 से हो जाएगी, A की गुणा √2 के नीचे यदि 1 लिखा हो, बटा 1 मान लेते हैं, तो 1 से गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर √2B। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये बन जाएगा A² बराबर √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और B का B²। A² बराबर 2B²। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A² जो है वो 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ A² 2 से विभाजित है, क्योंकि ये A² और 2 × B² ये बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी इनका जो गुणनखंड होगा 2 और B² का जो गुणनफल होगा वो A² के बराबर होगा। इसका मतलब 2 से A² विभाजित है। तो यानी कि हम लिखेंगे, अतः A² 2 से भाज्य है, अतः AB 2 से विभाजित होगा। अब हमको देखो ध्यान रखना है, कोई भी संख्या यदि किसी संख्या से विभाजित है तो उसका वर्ग भी उस संख्या से विभाजित होता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने किया 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16। 16 में यदि 2 का भाग जाता है तो 4 में भी 2 का भाग जाएगा। मैंने लिखा 3 का वर्ग 9, 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 का वर्ग कीजिए 64, 64 में यदि 4 का वर्ग भाग जाता है तो फिर 8 में भी 4 का भाग जाएगा। तो जिस संख्या का भाग उसके वर्ग में जाता है, उस संख्या का भाग उस संख्या में भी जाएगा। यानी कि यदि 2 का भाग A² में जाता है तो फिर A में भी जाएगा, A से भी विभाजित होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये आ गया कि A है जो 2 से विभाजित है, इसका एक गुणनखंड हमको मिल गया है। अब A यदि 2 से विभाजित होगा, यानी मैं 2 का भाग दूं तो क्या आएगा? आप देखिए, यदि A² में, यानी जैसे मैंने A² A का मान 4 लिया तो 4 का वर्ग 16, 16 में 2 का भाग गए 8, और 4 में 2 का भाग लेंगे तो 2 आएगा। यानी इसका कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, जो भागफल आएगा वो अलग आएगा। वो ऐसा नहीं है कि A² जैसे है, A बराबर हमने 4 लिया है, या मान लो 3 ले लिया, यहां पर 3, तो ये हो गया 9, 9 में 3 का भाग गया 3, तो 3 में 3 का भाग 1, यानी वापिस वह संख्या, उसका कोई संबंध नहीं होगा, यानी तीसरी संख्या ही आएगी, भिन्न संख्या आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक अलग संख्या मान लेता हूं, अलग पूर्णांक C मान लेता हूं कि जब A में 2 का भाग दूंगा तो भागफल C आएगा। अब मैं फिर तिरछी गुणा करता हूं तो A बराबर 2C हो जाएगा। मैं दोनों का वर्ग कर लेता हूं, दोनों का वर्ग करने, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर A² बराबर 4C²। मैंने इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। तो समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर
समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान यहां रखेंगे तो ये हो गया 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। 2 और 4 आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 2, 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इस 2 से 4 कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया। यानी कि अब ये जो b स्क्वायर है वो 2 से विभाजित होगा। वही पहली वाली कंडीशन आ गई जो यहाँ पर थी। इस 2 से a स्क्वायर विभाजित था तो यह b स्क्वायर इस 2 से विभाजित होगा। अतः b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा व b भी 2 से विभाजित होगा। जब b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। तो देखिए हमारे पास में पहले a विभाजित हो गया 2 से, अब b से विभाजित हो गया, अर्थात समीकरण 1 व 2 या फिर हमारा जो ये कल्पना है तो अर्थात समीकरण या कथन कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2 पूर्णांक a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ हो गया क्योंकि a का भी है और b का भी। a भी विभाजित होता है इससे और b भी विभाजित होता है, तो 2 है जो पूर्णांक a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत साबित होती है। प्रारंभिक कल्पना कौन सी है? ये माना √2 एक परिमेय संख्या, ये हमने कल्पना की थी शुरू में और इसके आधार पर हमने काम किया तो हमारी कल्पना यहां पर आकर के गलत हो गई, गलत साबित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा था हम विरोधाभासी विधि का उपयोग करेंगे, तो विरोधाभासी विधि है। पहले इस कल्पना को माना, इसको गलत साबित हो गया तो हमने कहा कि वो गलत है, इसका मतलब परिमेय नहीं है, तो फिर अपरिमेय है। संख्या 2 ही होती है, या तो परिमेय या अपरिमेय। तो जब ये परिमेय नहीं है तो इसका मतलब यह अपरिमेय है। इस तरह से यह साबित हो जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमने काम क्या किया, हमने शुरू में √2 को परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या मानने पर हमने a बट्टा b, क्योंकि हम परिमेय संख्या को p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने √2 बराबर a बट्टा b लिखा, जहां b शून्य नहीं है। हमने इसकी वज्रगुणा की, a बराबर √2b, दोनों पक्षों का वर्ग किया, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब हमने लिख दिया a स्क्वायर 2 से भाज्य है अतः a भी 2 से भाज्य होगा। फिर हमने a बट्टा 2, a में 2 का भाग दिया तो हमने माना कि तीसरा पूर्णांक आएगा कोई और, उसको हमने c मान लिया। तो इस तरह से फिर वज्रगुणा की, a बराबर 2c, इनका भी वर्ग किया, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको यहाँ से a स्क्वायर का मान इसमें रख दिया हमने, तो 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर 2 से विभाजित, यानी यहाँ पर हमने a को विभाजित बता दिया, यहाँ पर हमने b को विभाजित बता दिया उसी पूर्णांक से यानी 2 से। तो यानी कि हमारे 1 और 2 कथन से स्पष्ट हो गया कि a भी विभाजित है और b भी विभाजित है, दोनों का एक गुणनखंड है 2, जिससे दोनों ही विभाजित है। और हमने शुरू में बात की थी कि ये सब अभाज्य संख्या है, यानी इनका कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता, और यहाँ पर तो दोनों का कॉमन गुणनखंड हो रहा है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना क्या हुई? गलत सिद्ध हुई, और यह गलत हो गई। इसका मतलब अब √2 परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्न आता है तो हम इसको हल कर सकते हैं। सिंपल है, बस लिखने में ऐसा कई बार कंफ्यूजन लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। √2 को a बट्टा b मानते हैं, 2 ही चीजें करनी है हमको। एक बार a का मान ये b में लाना है और दूसरा एक c को ला करके और साथ में बस दोनों कथन लेने और यहाँ लिखना है। इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं √2, √3, √5, √7, √10 जो भी है, उन सबको बस इसी विधि से करना है, कुछ भी अंतर नहीं है। अभी हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। तो जैसे आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखिए जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमाणित कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस सेम वही विधि है जैसा हमने √2 का किया है, वैसे का वैसा √3 का
करना है। अब एक बार मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूं वापिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो फिर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बराबर a बटा b। अब वो जो लिखना है उस प्रश्न में लिखा वैसे ही आप लोग लिखना है। तो अंडर रूट 3 बराबर a बटा b लिखेंगे, जहां पर b है जो शून्य नहीं हो सकता। a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैं इसका वज्र गुणन करूंगा, तो अंडर रूट 3 b बराबर a, दोनों पक्षों की वर्ग करूंगा तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि a है जो a स्क्वायर 3 से विभाजित है, a स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। वहां पर 2 से था, यहां पर 3 से हो जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूं a बट्टा 3 बराबर c। a में जब 3 का भाग दूंगा तो अलग पूर्णांक आएगा, इसे c मान लेता हूं, वज्र गुणा करूंगा तो a बराबर 3c, दोनों का वर्ग करूंगा a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। 3 और 9 कट जाएंगे आपस में, तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर 3 से विभाजित, अतः b भी 3 से विभाजित होगा। तो हमारे दोनों कथन, पहला कथन ये a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 3 से विभाजित है। दूसरा कथन b स्क्वायर 3 से विभाजित, यानी b भी 3 से विभाजित है। तो a और b दोनों पूर्णांक 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका कॉमन गुणनखंड हो गया। इसका मतलब हमारी प्रारंभिक परिकल्पना जो थी ये कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत साबित होती है, और इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा हम लिख देंगे। तो इस तरह से यह प्रश्न भी हो जाएगा। सेम है वही, जैसा अंडर रूट 2 में किया वैसा का वैसा अंडर रूट 3 में है, लिखने का काम वैसा ही है। बस हमको वहां पर अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 2 बराबर a बट्टा b किया, यहाँ पर अंडर रूट 3 बराबर a बट्टा b कर लेंगे और आगे वही काम करना है हमको। इस तरह से अंडर रूट 3 को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, प्रमाणित कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसा का वैसा करना है जैसे वो प्रश्न किया हमने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 वाला। सबसे पहला काम मान लेंगे, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 बराबर a बट्टा b, और जहां पर b है जो शून्य नहीं होगा, और a और b दोनों पूर्णांक जो है सह अभाज्य संख्याएं है, ऐसा मान लेंगे। फिर वज्र गुणा करेंगे तो अंडर रूट 5b बराबर a, दोनों का वर्ग करने पर 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो a 5 से विभाजित होगा तो क्या आएगा, तो हमने मान लिया c आएगा। फिर वज्र गुणा करेंगे तो a बराबर 5c, दोनों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब वही समीकरण 2 से a स्क्वायर का मान 1 में, समीकरण 2 से a स्क्वायर का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मान हो गया 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 और 25 कट जाएंगे आपस में, तो 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 से b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। तो पहली कल्पना हमारी a 5 से विभाजित, दूसरी कल्पना b भी 5 से विभाजित, यानी दोनों का एक कॉमन गुणनखंड हो गया 5।
इसका मतलब क्या हुआ, जबकि हमने शुरू में कल्पना की थी कि दोनों का कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, अतः लिख देंगे हमारी दोनों कल्पनाओं से सिद्ध होता है कि दोनों जो ए और बी दोनों पूर्णांकों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होता है, अतः हमारी परिकल्पना, हमारी प्रारंभिक परिकल्पना गलत साबित होती है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे यह भी प्रश्न हो जाएगा। तो √2 का √2 को सिद्ध करना हो, √3, √5, √7, √10 ऐसी कोई भी संख्या हो तो उनको सबको करने का यही एक तरीका है। तो इस तरह के प्रश्नों को सीधा हम इस तरह से हल कर सकते हैं।